2016 में इंडिया के रिचेस्ट पर्सन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंट्री करते हैं एंड अपना खुद का टेलीकॉम नेटवर्क जियो लॉन्च करते हैं। इसके बाद वो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा भी लॉन्च करते हैं और जैसे जैसे टाइम निकलता है वो अलग अलग मीडिया कंपनीज को या तो खरीद लेते हैं या उनमें अपना ज्यादा से ज्यादा स्टेक ले लेते हैं। और 2024 में जियो इंडिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ डील करके उसमें 60% स्टेक खरीद लेता है और 2025 में जियो सिनेमा डिज्नी हॉटस्टार मर्ज होकर इंडिया का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। तो आखिर मुकेश अंबानी इस ओटीटी स्पेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं और वो जियो सिनेमा को इतना बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? ये बात है 11 फरवरी 2015 की, जब स्टार इंडिया अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार लॉन्च करती है जिसपे वो अपने स्टार इंडिया के टीवी शोज स्ट्रीम करती है एंड इसके साथ वो क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड आईपीएल के साथ स्टार स्पोर्ट्स के शो को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करती है। अब इसके लॉन्च की टाइमिंग काफी ज्यादा परफेक्ट थी क्योंकि इसके लॉन्च के जस्ट बाद ही क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल आ जाते हैं और इसीलिए हॉटस्टार की अकेले की ओटीटी मार्केट में इंस्टेंट ग्रोथ होती है और लॉन्च के सिर्फ एक वीक के अंदर ही वो अपने 1.5 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर लेता है एंड 40 दिन के अंदर वो 10 मिलियन यूजर्स भी क्रॉस कर लेता है। वो भी उस टाइम जब इंडिया में इंटरनेट काफी महंगा और फास्ट इंटरनेट बहुत कम अवेलेबल था क्योंकि उस टाइम जियो लॉन्च नहीं हुआ था। फिर 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद इंटरनेट सस्ता और काफी ज्यादा एंड कई रूरल एरियाज में अवेलेबल हो जाता है जिससे मोबाइल क्रिकेट स्ट्रीमिंग की डिमांड एकदम से बढ़ने लगती है जिससे हॉटस्टार का यूजर बेस बढ़ने लगता है। उसी समय बाहर की कंट्रीज में डिज्नी भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और उसकी मार्वल फ्रेंचाइजीज की काफी मूवीज हिट हो रही थी। डिज्नी इस सक्सेस को देखते हुए इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोचता है और साल 2019 में हॉटस्टार की पेरेंटिंग कंपनी स्टार इंडिया एंड डिज्नी की डील होती है और लॉन्च होता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कुछ ही दिनों में अपने 300 मिलियन यूजर्स को भी क्रॉस कर लेता है और वो इंडियन ओटीटी मार्केट में मैक्सिमम स्पेस कैप्चर कर लेता है। इनफैक्ट जहां 2023 में नेटफ्लिक्स के पास 6.2 मिलियन एंड प्राइम वीडियो के पास 12.4 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे, उस टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अकेले के पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे और इसी तरह हॉटस्टार इंडियन ओटीटी मार्केट का किंग बन जाता है। बट ये गेम तब बदलता है जब एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी अपने खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के साथ इस गेम में एंट्री लेते हैं और 2023 से 2027 के आईपीएल स्ट्रीमिंग राइट को 23,000 करोड़ में खरीद लेते हैं। वहीं 2023 से 2028 तक की अदर क्रिकेट लीग जैसे T20, ओडीआई कप, टेस्ट मैचेस के स्ट्रीमिंग राइट भी खरीद लेते हैं और अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर इन्हें फ्री में स्ट्रीम कर देते हैं। इस डील से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बड़ा झटका लगता है। जो प्लेटफॉर्म इंडियन ओटीटी का किंग हुआ करता था वो कुछ ही टाइम में अपने 20.9 मिलियन पेड सब्सक्राइबर खो देता है जिससे हॉटस्टार की पेरेंटिंग कंपनी स्टार इंडिया 12,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करती है। इस वजह से 14 नवंबर 2024 को डिज्नी हॉटस्टार और जियो की एक डील होती है जिससे जियो डिज्नी हॉटस्टार में मैक्सिमम स्टेक एक्वायर कर लेता है और 14 फरवरी 2025 को ये हॉटस्टार को जियो सिनेमा के साथ मर्ज कर जियो स्टार को ऑफिशियली लॉन्च कर देता है। तो आखिर मुकेश अंबानी को इस ओटीटी स्पेस में ऐसा क्या दिखा कि वो आईपीएल फ्री में स्ट्रीमिंग करके इतना लॉस कर रहे हैं? क्यों वो इतनी तेजी से इस ओटीटी मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हैं? जियो ने सारे क्रिकेट राइट्स ऑन कर लिए थे फिर भी उसने आखिर हॉटस्टार को क्यों खरीदा? जियो हॉटस्टार की इस डील से बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव एक्सेट्रा को क्या फर्क पड़ेगा? रिलायंस अलग अलग सेक्टर में लीडर होने के बावजूद इसने ओटीटी स्पेस में एंट्री क्यों ली? इन सभी को सही से समझने के लिए हमें पहले यह देखना और समझना पड़ेगा कि आखिर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म की वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो दिमाग को खोलकर रिफ्रेश करके बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं। तो ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव, जी5, ईटीसी, इन सभी के रेवेन्यू जनरेट करने के मेनली दो सोर्स होते हैं। या तो ये एड्स के थ्रू पैसे कमाते हैं या फिर इनका कोई पेड सब्सक्रिप्शन होता है या फिर ये इन दोनों ही मॉडल्स को यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मूवीज, वेब सीरीज या टीवी शोज को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं जिसमें ये मूवीज, टीवी शोज के एक्सक्लूसिव राइट्स को परचेज करते हैं या फिर बड़ा रिस्क लेकर अपने खुद के मूवीज या टीवी शोज प्रोड्यूस करते हैं जैसे अमेज़न प्राइम की द बॉयज सीरीज एंड नेटफ्लिक्स की रिसेंटली प्रोड्यूस्ड स्क्विड गेम सीरीज। बट इंडिया एक काफी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जिसकी वजह से ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां 2023 में नेटफ्लिक्स के पास इंडिया में सिर्फ 6.2 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे एंड प्राइम के पास 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वो भी उस टाइम जब नेटफ्लिक्स इंडिया में 69% सस्ता है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, वहीं प्राइम 87% सस्ता है। बट हॉटस्टार
हॉटस्टार इन सबसे आगे था, क्योंकि हॉटस्टार ने इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट को भी क्रैक कर लिया था। जब नेटफ्लिक्स के पास 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर और प्राइम के पास 12.4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, तब हॉटस्टार के अकेले के पास 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर थे, जो भी नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों के सब्सक्राइबर को काउंट करें तो उससे भी 2.7 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन आखिर सवाल यह उठता है कि हॉटस्टार ने ये सब कैसे किया? इसका मेन रीजन क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स है। एग्जाम्पल के लिए MI एंड CSK का लाइव मैच चल रहा हो, तब आप क्या ऐसी पायरेटेड वेबसाइट का यूज करोगे जो लाइव स्ट्रीमिंग को अदर प्लेटफॉर्म से थोड़ा लेट दिखाती हो, वो भी लो क्वालिटी में, जिसका भी कोई भरोसा नहीं, जो कभी भी बंद हो सकती है? अगर ऐसा होगा तो लाइव मैच के चलते जहाँ MS धोनी बैटिंग कर रहे हो, आपको आधा से 1 घंटा लगाकर दूसरी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी, जिससे आप धोनी की बैटिंग मिक्स कर दोगे। एंड जिस वेबसाइट को आपने इतना टाइम लगाकर ढूंढा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये सब कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। और यदि आपको कोई काम से धोनी की बैटिंग के टाइम घर से बाहर जाना पड़े, तो आप टीवी को तो साथ में नहीं लेकर जा सकते, जिससे आपकी धोनी की बैटिंग मिस हो जाएगी। एग्जैक्टली यूजर्स का यही पेन पॉइंट हॉटस्टार को समझ में आया कि लोग मूवीज और टीवी शोज को तो इजीली पायरेटेड वेबसाइट से कभी भी देख सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को लाइव देखना ही पसंद करते हैं, जो सही भी है। और इन्हीं स्पोर्ट्स की वजह से हॉटस्टार इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अपनी जगह बना पाया और अपना सब्सक्रिप्शन सेल कर पाया। और जियो हॉटस्टार के ऐसी डोमिनेंस को तोड़ने के लिए उसकी ही स्ट्रेटेजी का उपयोग करता है एंड IPL, WPL, T20 एंड अदर लीग के राइट्स खरीदकर उसे 2023 से 2024 में जियो सिनेमा पर फ्री में स्ट्रीम कर देता है। बट अब सवाल यह उठता है कि जियो ने इस OTT मार्केट में ऐसा क्या देख लिया कि जो IPL के राइट्स उसने करोड़ों रुपए लगाकर खरीदे थे, उस IPL को वो फ्री में स्ट्रीम करके अपना लॉस करता है। इसका एग्जैक्टली रीजन वही है जिस रीजन की वजह से ई-कॉमर्स जायंट Amazon अपना प्राइम वीडियो शुरू करता है, जहां बाकी OTT प्लेटफॉर्म अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एंड प्रॉफिटेबल होने के लिए एड्स एंड सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं। वहीं प्राइम वीडियो का फोकस प्रॉफिटेबल बनने की ओर न होकर अपनी प्राइम मेंबरशिप के थ्रू अपने Amazon पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाना एंड अपने प्रोडक्ट सेल करने पर होता है। Amazon अपना प्राइम मेंबरशिप बंडल में सेल करता है, जिसमें प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम रीडिंग, प्राइम गेमिंग एंड प्राइम डिलीवरी शामिल है, जिससे कि इन सभी में एक इकोसिस्टम क्रिएट हो पाए। इन सभी का मेन फोकस एक ही चीज पर होता है कि कैसे न कैसे करके Amazon पर नए कस्टमर लाएं और Amazon की सेल को बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, किसी यूजर्स ने Amazon प्राइम अपने किसी फेवरेट शो के लिए परचेज किया है, तो अगर उसे जब किसी भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी तो वह फ्लिपकार्ट को छोड़कर Amazon से परचेज करेगा, ये सोचकर कि उसके पास Amazon प्राइम ऑलरेडी है, जिससे कि उसे फ्री एंड फास्ट डिलीवरी का फायदा मिलेगा। वहीं फ्लिपकार्ट से उसे यही बेनिफिट लेने के लिए फ्लिपकार्ट प्लस परचेज करना पड़ेगा। Amazon अपने प्राइम वीडियो के लिए जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करता है, उसे भी वह स्ट्रेटेजिकली प्लान करके प्रोड्यूस करता है, जिससे कि उसके ई-कॉमर्स की सेगमेंट की सेल बढ़े। फॉर एग्जांपल, मिर्जापुर सीजन 1 Amazon प्राइम का मोस्ट पॉपुलर शो था, इसलिए उसने मिर्जापुर सीजन 2 को दिवाली से पहले लॉन्च किया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिर्जापुर सीजन 2 को देखने के लिए प्राइम परचेज करेंगे। और फिर जब दिवाली के टाइम Amazon और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल लॉन्च करेंगे, तो इन यूजर्स ने मिर्जापुर सीजन 2 के लिए प्राइम परचेज किया था, वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट को छोड़कर Amazon से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ये सोचकर कि मेरे पास तो Amazon का प्राइम पहले से ही पड़ा है। Amazon की इसी सेम स्ट्रेटेजी को रिलायंस यूज करना चाहता है। रिलायंस कंज्यूमर बिजनेस में कई सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है, जैसे फैशन एंड लाइफस्टाइल में ट्रेंड, एजियो, शेन, हेमलेज, ग्रोसरी में रिलायंस फ्रेश, स्मार्ट बाजार, जियो मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रिलायंस डिजिटल। इसके अलावा भी रिलायंस अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है। अब रिलायंस इन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए अपने OTT प्लेटफॉर्म का यूज करेगा और रिलायंस इसे 2 तरीकों से एग्जीक्यूट करेगा। नंबर 1, रिलायंस अपनी कंपनीज के बीच एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है, जिससे आप अगर उसकी एक सर्विस का यूज करोगे तो उसकी दूसरी सर्विस का फायदा भी आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब हम जियो की सिम लेते हैं या फिर जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हैं, तो हमें रिचार्ज के साथ उसका जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। वहीं एयरटेल में हमें ये फ्री में नहीं मिलता, इससे यूजर्स एयरटेल को छोड़कर जियो पर शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर 2, रिलायंस भी इसी तरह अपने इकोसिस्टम में यूजर्स को जोड़ने के लिए अपने OTT प्लेटफॉर्म को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा है, जिस पर वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सके और यूजर्स को अपने इकोसिस्टम से कनेक्ट कर सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यूट्यूबर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बीस्ट ने अपने यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बर्गर और चॉकलेट को सेल किया, फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान ने अपने ड्रिंक फोकस को सेल किया एंड टेक बर्डन ने अपनी टी शर्ट्स एंड वॉचेस को सेल किया। जियो इस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को काफी बड़े
लेवल पर यूज करना चाहता है। प्रेजेंट टाइम हर एज ग्रुप के लोग कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जहां वो अलग अलग टाइप का कंटेंट देखते हैं। कोई टीवी सीरियल देखना पसंद करता है, कोई मूवीज एंड वेब सीरीज देखना, कोई न्यूज देखना, तो कोई कार्टून देखना पसंद करता है। और जियो इनमें से किसी भी एज ग्रुप के लोगों को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इन सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इन सभी लोगों तक पहुंचने के लिए रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में कई मीडिया कंपनीज शुरू की है और कई मीडिया कंपनीज में स्टेक लिया है, जहां 2016 में जियो के लॉन्च के बाद जियो म्यूजिक एंड जियो सिनेमा, 2017 में बालाजी फिल्म्स, 2018 में जियो स्टूडियो और इरोस इंटरनेशनल, 2019 में टीवी 18, नेटवर्क 18 एंड हेमलेस, 2020 में जियो प्लेटफॉर्म एंड व्हाट्सएप का कोलैबोरेशन, 2021 में वायाकॉम 18 एंड जियो गेम्स, 2022 में क्रिकेट स्ट्रीमिंग राइट्स, 2023 में वूट एंड 2024 में फाइनली स्टार इंडिया, जिसमें हॉटस्टार इंक्लूडेड है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जियो ने तो पहले ही क्रिकेट स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए थे, तो फिर उसने आखिर डिज्नी हॉटस्टार को क्यों खरीदा? वेल, हॉटस्टार के पॉपुलर होने का रीजन क्रिकेट था, लेकिन इसके पास सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स के अलावा भी काफी सारा कंटेंट है, जो रिलायंस के लिए बहुत ही बड़ा गोल्ड माइन हो सकता है। और इसीलिए रिलायंस ने सिर्फ हॉटस्टार ही नहीं खरीदा बल्कि पूरे डिज्नी स्टार इंडिया के चैनल पर कंट्रोल ले लिया है, जिसमें उसके पास अब स्टार के सभी चैनल्स, कलर्स के सभी चैनल्स, डिज्नी, HBO, नेटवर्क 18, ABE, MTV, मार्वल, पिक्सार, नेशनल जियोग्राफी, पीकॉक और कई सारे एंटरटेनमेंट फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। किसी भी घर में बच्चा हो या बड़ा, कुछ न कुछ तो वह देखता ही है। तो रिलायंस के पास अब हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। तो इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि रिलायंस अपने अलग अलग बिजनेसेस के थ्रू इकोसिस्टम बना रहा है और वो यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में जोड़ने के लिए अपने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ऑन कर रहा है, जिससे कि आप जो भी कंटेंट देखोगे, चाहे वो न्यूज हो, IPL के मैच हो, मूवीज हो, कार्टून हो, जिन्हें चाहे आप टीवी पर देखो या OTT पर, जियो आपको हर जगह रिलायंस के एड दिखाएगा, जिससे आप कोई न कोई रिलायंस का प्रोडक्ट खरीद कर रिलायंस के इकोसिस्टम का पार्ट बन जाओगे। अब हम बात करते हैं कि रिलायंस की इस एक्विजिशन से बाकी सभी OTT प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा। इस डील से बाकी सभी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस को जियो हॉटस्टार के डायरेक्टली प्रॉफिटेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी OTT सर्विस को लॉस में भी सेल कर सकता है, क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए अपनी दूसरी कंपनीज यूज कर सकता है। लेकिन वहीं पर बाकी बची जितनी भी OTT कंपनीज है, उनको पैसे बनाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनफैक्ट सिर्फ OTT ही नहीं बल्कि जितनी भी कैटेगरीज में रिलायंस मेजर प्लेयर है, उन सभी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एजियो, जो मिंत्रा का डायरेक्ट कंपटीटर है, जहां मिंत्रा को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट में काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं एजियो जियो हॉटस्टार के कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डायरेक्टली ऑडियंस तक अपने कपड़ों की एड पहुंचाएगा, जिससे एजियो मिंत्रा से कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। इसलिए हमें कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एंड बस यही था, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अब।